टॉप न्यूज देख लेते हैं जो दिन भर छाई रही। और उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोल। क्या भारत की ग्रोथ का मोमेंटम आगे भी इसी तरह से बरकरार रह पाएगा? आपको जवाब देना है हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर हाँ या ना में, और हैशटैग आपको जी इंडिया 360 भी लगाना है। ये है आज का पोल। जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे वो हम आपको बताएंगे शो में आगे, और खास मेहमान के साथ जब हम चर्चा कर रहे होंगे तो उस वक्त आप इस पोल का रिजल्ट भी देख पाएंगे। तो जल्दी से सोशल मीडिया पर आइए, और क्या भारत की ग्रोथ का जो मोमेंटम है, जो स्टोरी है, क्या ये इसी तरह से शानदार गति से आगे बढ़ता रहेगा? एक तरफ जब दुनिया में एक बहुत बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, जापान सरीखी इकोनॉमीज में नेगेटिव में ग्रोथ जा रही है, और भारत दर्ज कर रहा है चौंकाने वाले 7% से भी ज्यादा के आंकड़े के साथ, तो फिर इसका मतलब क्या है? आपको देना है इसका हाँ या ना में जवाब, और पोल्स के रिजल्ट्स बताएंगे आपको शो में आगे। और अब देख लेते हैं टॉप न्यूज। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित बचाए गए 41 लोगों में से उत्तर प्रदेश के 8 श्रमिकों ने आज सुबह लखनऊ वो पहुंचे, और एम्स ऋषिकेश से सड़क मार्ग के जरिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो पहुंचे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने सीएम योगी से सुरंग के अंदर 17 दिनों तक फंसे रहने के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। यूपी के मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों को गिफ्ट भी दिया। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने फोन कॉल के जरिए सुरंग से सुरक्षित निकाले गए मजदूरों से बातचीत की। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आज कोच्चि में महिला कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही राहुल ने कहा कि उन्होंने देखा है कि संसद में महिला विधेयक पारित हो गया, लेकिन 1 दशक के बाद लागू किया जाएगा। राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि आरएसएस पुरुषों का संगठन है, वहीं महिलाओं को ज्यादा जगह नहीं मिलती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से मांग की है कि मदरसों पर तत्काल रोक लगाई जाए। गिरिराज सिंह का कहना है कि राज्य के सभी 3000 मदरसों की जांच होनी चाहिए, और उनमें धार्मिक ब्रेन वॉश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। गिरिराज सिंह ने सीमांचल की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में न धर्म बचेगा न धन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने चाचा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को लेकर बड़ा दावा किया है। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना नौटंकी था। अजीत ने शरद पवार के इस्तीफे को स्क्रिप्टेड बताते हुए कहा कि बुक प्रकाशन के मौके पर शरद पवार ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद लोगों को कहा कि उनके समर्थन में लोग प्रदर्शन करें और इस्तीफा वापस मांगे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। इस्तीफा नहीं देना था तो इतनी नौटंकी क्यों? 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स ने बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश और राजस्थान में उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एमपी में तो खुद मायावती कई सीटों पर प्रचार करने गई थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया था। एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों में पूरे दमखम के साथ चुनाव में लड़ने वाली बसपा को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान परिणामों में तब्दील हुआ तो इन राज्यों में मायावती को लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साथ बैठे और बिलों को मंजूरी देने में देरी को लेकर दोनों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाएं। तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में पेश हुए। आपको बताएं कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने इसी महीने की शुरुआत में 10 बिल लौटाए थे, जिसमें से 2 पिछली अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा पारित किए गए थे। इसके बाद तमिलनाडु विधानसभा ने सभी 10 विधेयकों को फिर से अपनाने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया था, जिन्हें राज्यपाल की सहमति के लिए वापस भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता और निलंबित सांसद राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 8 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 8 दिसंबर को होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था और उम्मीद जताई थी कि सभापति इस मामले में सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएं।
सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना दी है। इसका नोटिफिकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर लगा दिया गया है। इसके मुताबिक साल 2024 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को डिवीजन, रैंक और एग्रीगेट मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए शिक्षा जगत में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के इस कदम से बोर्ड परीक्षार्थियों पर रिजल्ट का कम प्रेशर रहेगा और वो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पंजाब सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से कहा है कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले से पंजाब पुलिस की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार यानी दोनों पक्षों के साथ बैठकर विचार विमर्श करने की भी सलाह दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2021 में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक करने का फैसला किया था। आपको बताएं कि बीएसएफ अधिकारियों और जवानों को सीमावर्ती इलाकों में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई करने का प्रावधान है। सरकार के इस फैसले का उस वक्त पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकार ने विरोध किया था। बेंगलुरु के करीब 44 स्कूलों को आज सुबह एक ईमेल मिला। इसमें धमकी दी गई कि स्कूल परिसर में बम रखा गया। इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। अफरा तफरी के माहौल में पुलिस सभी स्कूलों की तलाशी लेने पहुंची, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये फर्जी कॉल जैसा लग रहा है। पुलिस ने बताया कि पिछले साल भी कुछ शरारती तत्वों ने बेंगलुरु के विद्यालयों में बम होने का दावा करते हुए इसी प्रकार के ईमेल भेजे थे, जो बाद में अफवाह साबित हुए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन विद्यालयों में से एक स्कूल का दौरा किया जहां बम होने का दावा था। उन्होंने स्कूल और पुलिस से स्थिति की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग पर्यटन स्थल पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मौसम विभाग ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मौसम में सुधार का अनुमान जताया है। 2 से 10 दिसंबर तक घाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसमें न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट होगी। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में कई स्थानों पर रात में तापमान में वृद्धि हुई है, लेकिन गुलमर्ग में गुरुवार रात को पारा शून्य से नीचे पहुंच गया। आपको बताएं कि कश्मीर में सर्दियों के मौसम में अच्छा खासा पर्यटन देखने को मिलता है और बर्फ से लदे पहाड़ बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। आईएमडी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट है। वहीं प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने केरल में हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। हिमाचल में बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर ने सबको चौंका दिया और ये एक्सपर्ट्स के अनुमान से भी ज्यादा यानी कि 7.6% की दर से बढ़ी। सिर्फ विकास की दर ही नहीं बल्कि ऑटो सेल्स आप देखें, जीएसटी कलेक्शन भी ठीक ठाक रहा है। हालांकि आज जो जिस आंकड़े का अनुमान सूत्र बता रहे थे 1.75 लाख, वो उतना नहीं आया, थोड़ा कम आया, लेकिन फिर भी इसकी अगर रफ्तार आप देखेंगे तो शानदार ये आंकड़े आ रहे हैं जीएसटी के। और साथ ही साथ आप एफआईआईएस की खरीदारी भी देखेंगे तो इस मोर्चे पर भी आंकड़े शानदार हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विकास के मोर्चे पर ये चकाचौंध क्या संकेत दे रही है। एक तरफ दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो नेगेटिव ग्रोथ कर रही हैं। जापान में -2.1 है, जर्मनी में -0.4 है। दूसरी तिमाही में हम बात कर रहे हैं तो ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में माइनस में जा रहा है और हमारे यहाँ 7 से ऊपर की विकास दर। ये क्या बता रही है, ये किस तरह के भारत की तस्वीर हमको दिखा रही है और क्या इससे ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में जो ओवरऑल असेसमेंट है ग्रोथ का, अब उसको बढ़ाने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन हमें मिल चुका है। आगे की राह कैसी रहेगी, करेंगे आज इस पर बहुत ही खास मेहमान के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी डेटा के मुताबिक दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 7.6% की दर से बढ़ी है। ज्यादातर एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे कि दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर का आंकड़ा 6.8% के आसपास रहेगा।
यही नहीं, आरबीआई ने भी दूसरी तिमाही में 6.5% जीडीपी रहने का अनुमान जताया था, लेकिन दूसरी तिमाही में जारी जीडीपी के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। FY24 में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ है। भारत की विकास दर ही नहीं बल्कि ऑटो सेल्स, जीएसटी कलेक्शन और FII की खरीदारी के मोर्चे पर भी आंकड़े शानदार रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो सेल्स की। ऑटो सेल्स के मामले में नवंबर के आंकड़े देखें तो सालाना आधार पर मारुति सुजुकी की सेल 3% बढ़ी, बजाज ऑटो की सेल्स 31% बढ़ी, M&M ऑटो सेल्स 21% बढ़ी, जबकि टीवीएस ऑटो की सेल्स 31% बढ़ी। सभी में तेजी देखने को मिली है। कुल मिलाकर टू व्हीलर होलसेल सेगमेंट 25% बढ़ने का अनुमान है, जबकि मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स बिक्री सालाना आधार पर 12% बढ़ने का अनुमान है। इधर FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आंकड़ों पर नजर डालें। 28 नवंबर को 783 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह 29 नवंबर को 72 करोड़ के करीब खरीदारी हुई। 30 नवंबर को FII की तरफ से 8,148 करोड़ की खरीदारी की गई। आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये खरीदारी 1,589 करोड़ के पार है, यानी भारत के लिए हर तरह से पॉजिटिव संकेत हैं, जिसके चलते बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज निफ्टी ने भी इतिहास रच दिया। आज ऑल टाइम हाई के लेवल को छुआ। निफ्टी 395 की तेजी के साथ 20,225 के आंकड़ों को भी पार कर गया। कुल मिलाकर कहें तो भारत में चौतरफा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और थोड़ा सा आपको जीएसटी के जो कलेक्शन के आंकड़े आए हैं ताज़ा, उसका भी अपडेट दे देते हैं। तो जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो नवंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ पर पहुंच गया है। पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन से ज़्यादा था, हालांकि 1,72,000 करोड़। हालांकि साल दर साल आप देखें तो ये 15% ज़्यादा है। 15.1% बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है और ये लगातार 9वां महीना है जब मासिक जीएसटी कलेक्शन 1,05,000 करोड़ के ऊपर आया है। नवंबर में सीजीएसटी अगर आप देखेंगे कलेक्शन तो 30,400 करोड़ रुपए रहा। एसजीएसटी कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो 38,200 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। इसके अलावा नवंबर में आईजीएसटी कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो 87,000 करोड़ रुपए ये दर्ज किया गया। अब हम करते हैं आज के मेहमान का रुख। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीके श्रीवास्तव जी, चीफ पॉलिसी एडवाइज़र हैं ईवाई इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव सर आपका। और जैसा मैं शुरुआत में भी कह रहा था कि हम दुनिया की मेजर इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं। जापान -2.1, जर्मनी -0.4, यूरो एरिया में भी 0.1%। इधर यूके में भी आएंगे तो 1% से भी नीचे 0.6। थोड़ा सा चीन में अगर आप आएँ तो यहाँ पर 4.9 ज़रूर है, यूएस में 5.2 है, लेकिन हमें कहा जा रहा था 6.8 एंड हम आ गए 7.6। ये अचानक से ये प्लेजेंट सरप्राइज क्यों आया सर और कहाँ से आया? अगर पहली तिमाही और दूसरी तिमाही की कंपैरिजन करें तो पहली तिमाही में 7.8% और दूसरी तिमाही में 7.6%, यानी दोनों तिमाहियों को मिला दें तो पहली छमाही में यानी साल वित्तीय वर्ष के आधे हिस्से में ग्रोथ हो गई भारत की 7.7%। और इसको ड्राइव किया है मुख्यतः कैपिटल फॉर्मेशन ने। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, उसकी ग्रोथ पहले छमाही में 9.5% रही। और इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो क्राउडिंग इन इफेक्ट हुआ, जिसके कारण कि एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी शुरू हुई, जिसमें कि पहली छमाही में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 9.3% हो गई, कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ 10.5% हो गई, फाइनेंशियल रियल इस्टेट की ग्रोथ 9% हो गई, यानी एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी रही। तो ड्रिवन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी सरकार का जो अपना खर्चा था, पूंजीगत व्यय, वह जो है वो करीब 43% गति से बढ़ा है पहले छमाही में। तो उसके कारण पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके कारण जो सरकार में बाकी डिमांड बढ़ी बाकी सेक्टर्स की, उसके कारण जो है वो एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हुई।
अब खास बात ये है देखने की कि ये रिकवरी जो है वो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है, यानी कि जो घरेलू मांग के फैक्टर्स हैं उनसे ही ये ग्रोथ की परफॉर्मेंस संभव हो पाई है। और जैसा आप कह रहे थे कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो तो या तो रिसेशन में जा रही है या जीरो के आसपास है, उसका एक नेगेटिव असर पड़ा भारत के एक्सपोर्ट्स पर। और इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स जो नेट एक्सपोर्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव रहा, और नेगेटिव ऑलमोस्ट हाईएस्ट रहा, यानी -4.1 परसेंटेज पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा। इसके बावजूद डिमांड फैक्टर जो ग्लोबल फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज करने वाली डोमेस्टिक डिमांड है, उसके कारण ये 7.7% की ग्रोथ संभव हो पाई। तो इससे एक मैसेज तो ये साफ निकलता है कि हम लोग की जो ग्रोथ चल रही है अभी, ये डोमेस्टिक फैक्टर्स पर निर्भर है, और इसलिए आगे के कुछ वर्षों में हालांकि ग्लोबल ग्रोथ थोड़ी ढीली ही रहेगी, और उसका एक एडवर्स प्रभाव पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। उसके बावजूद जो है घरेलू फैक्टर्स जो है इतने स्ट्रांग है कि उसके कारण हम लोग मीडियम टर्म में भी अच्छी ग्रोथ दिखला पाएंगे। यानी जो आपका प्रारंभ में प्रश्न था कि क्या ये सस्टेन की जा सकेगी, तो अनुमान है भारतीय अर्थशास्त्रियों का भी और IMF का भी ये अनुमान है कि मीडियम टर्म में ग्रोथ 6.3% के आसपास रहेगी अगले 5 साल तक। और ये पूरा जो निर्भरता है इसकी, ये डोमेस्टिक डिमांड फैक्टर्स पर है, इसलिए ये सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर दिया है एडवर्स इम्पैक्ट को। राइट सर, आप कह रहे हैं ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रहेगा। हमने यही सवाल अपने दर्शकों से भी पूछा था और उन्होंने क्या कहा है, ज़रा उनकी भी राय देख लेते हैं। आज का हमारा पोल यही था, उसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं ज़रा फटाफट से। हमारा सीधा सवाल था कि क्या ग्रोथ का ये मोमेंटम जो हमने अचीव किया है ये आगे बरकरार रहेगा, और बिल्कुल ये हमारे व्यूअर्स को भी यही लगता है। 76% हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका ये कहना है कि हाँ, ये मोमेंटम, ये विकास यात्रा, ये जो लय है वो इसी तरह से बरकरार रहेगी, और 24% मात्र ऐसे लोग हैं जो ना में जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिला के सबको यही लग रहा है कि ये मोमेंटम इसी तरह से बरकरार रहेगा। और बड़ा अच्छा आंकड़ा समेटकर अभी श्रीवास्तव सर ने हमें दिया दोनों तिमाहियों का, पहला 7.8, दूसरा 7.6, एवरेज अगर आप देखेंगे तो आता है छमाही का 7.7। तो इसका मतलब ये माने सर, अगर हम सॉलिड पुश दे दें तो ओवरऑल इस साल का 8 से ज्यादा चला जाए सर ग्रोथ? नहीं, ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि ये पहले 2 तिमाहियों में थोड़ा बेस इफेक्ट है, क्योंकि पिछले साल ये इन्हीं क्वार्टर्स में ग्रोथ थोड़ी कम हुई थी, तो उसके कारण जो है ये बेस इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और RBI के जो अगले 2 क्वार्टर्स के अनुमान है वही अगर बरकरार रखें तो हम लोग की पूरे साल की ग्रोथ 6.7% आएगी। RBI का अपना अनुमान है 6.5% का। तो समझ लीजिए कि 6.5 से 6.7 के बीच में पूरे साल की ग्रोथ आएगी, और उसका कारण यह है कि अगले 2 तिमाहियों में जो अभी का थोड़ा बेस इफेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा, और फिर जो सॉलिड ग्रोथ है, यानी कि जो ग्रोथ के ड्राइवर्स है उनके आधार पर जो ग्रोथ बनेगी वो लगभग 6.5 से ऊपर बनेगी। वह भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि जैसा कि आंकड़ों ने दिखलाया है कि बाकी जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी ग्रोथ में या तो रिसेशन आ गया, और या तो ग्रोथ स्लो डाउन इतना हो गया कि 0.1% से ऊपर वो जा नहीं पा रही। वो अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही हैं हाई इन्फ्लेशन से और हाई इंटरेस्ट रेट की दरों से, इसलिए उनमें कोई रिकवरी आएगी ऐसा लगता नहीं। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमारे नेट एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन लगभग नेगेटिव ही रहेगा। अगर वो 0 भी हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक मांग के फैक्टर्स पर है। उस मांग को बढ़ाने के लिए सरकार एक बहुत अच्छी नीति अपना रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, और वो जानबूझकर कैपिटल एक्सपेंडिचर की गति को बहुत आगे तक ले जा रही है। तो ये जो है ये बड़ा सॉलिड ऐसा इनिशिएटिव है जिससे कि डिमांड साइड पर भी एक
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सप्लाई साइड में भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक। डिमांड साइड में इसलिए कि जैसे सरकार खर्च करती है निवेश वस्तुओं पर, तो उनकी मांग बढ़ती है, उनके कारण मैन्युफैक्चरिंग की मांग बढ़ती है और बाकी जुड़े हुए सेक्टरों की मांग बढ़ती है। ये एक तरह का क्राउडिंग इन इफेक्ट है इन्वेस्टमेंट का। और सप्लाई साइड में इसका प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाएगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और भारतीय जो वस्तुएं हैं वो और कॉम्पिटिटिव होती जाएंगी और इसलिए सस्ती भी होंगी। तो दोनों शॉर्ट टर्म में डिमांड का असर और लॉन्ग टर्म में सप्लाई का असर इतना पॉजिटिव होगा कि हम लोग मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म तक इस तरह की अच्छी ग्रोथ को दिखला सकेंगे। ऑल राइट सर, अब इस पे जो कंट्रीब्यूटर्स बताए जा रहे हैं, ये पूरा जीडीपी में जो इतना शानदार आंकड़ा आया है, इसमें 3 सेक्टर सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग। और मैन्युफैक्चरिंग में भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा है शानदार गति। सबसे खास बात यह है कि ये तीनों जॉब जनरेटिंग सेक्टर्स हैं सर। तो ये जो बढ़ी हुई जीडीपी है, कभी कभी हम कहते हैं कि साथ जीडीपी बढ़ तो रही है लेकिन उस अनुपात में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो ये तीनों क्योंकि जॉब जनरेटिंग सेक्टर्स हैं और इनका कंट्रीब्यूशन हाई दिख रहा है, तो हम माने कि नौकरियों के लिए, जॉब्स के लिए ठीक ठाक स्थिति रहेगी आगे। या इन तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर्स हैं वो भी बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हैं और उनमें एक्चुअली जो है कम कैपिटल लगा करके ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। एक सेक्टर है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट का, जिसका वेट काफी 17-18% है, और एक सेक्टर है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज का। उसका भी ग्रोथ देखिए 9% हुआ है पहली छमाही में, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का। और जो ट्रेड होटल सेक्टर है ये बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है। इसमें छोटे स्केल के भी एम्प्लॉयमेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर का भी एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होता है और इस पर बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था कोविड का। इसका भी ग्रोथ जो है पहली छमाही में 6.6% हो गया है। तो इनफैक्ट ये सेक्टर जो है वो पहले क्वार्टर में थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा कम ग्रोथ का था और उसके कारण अगर प्री कोविड मैग्नीट्यूड से कंपेयर करें तो हम लोग पूरी तरह से कोविड की जो स्थिति है उससे बाहर नहीं आ पाए थे। लेकिन अब इस दूसरे क्वार्टर के ग्रोथ को डेटा को मिला लें तो सारे सेक्टर्स जो है वो कोविड के पहले की जो स्थिति है उससे अब पॉजिटिव हो गए हैं। ये दोनों सेक्टर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, इसलिए रोजगार बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है। केवल एक सेक्टर ऐसा है जिसमें एक टेम्पररी चैलेंज दिखलाई पड़ता है, वो सेक्टर है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में पहली छमाही में तो 2.4% है एवरेज ग्रोथ और खाली सेकेंड क्वार्टर को देखें तो 1.2 है। और इसका कारण यह है कि एग्रीकल्चर जो है एक बाय नेचर एक सिक्लिकल सेक्टर है। इसका अगर पूरा दीर्घकालिक अध्ययन किया जाए तो इसमें एक साइकिल 3 से 4 साल की होती है और पीक आता है फिर एक ट्रफ आता है। तो इस साल ऐसा हुआ कि मानसून भी थोड़ा डेफिशिएंट था, उसका जो विभाजन हुआ देश भर में वो भी थोड़ा अनइवन था और उसके कारण जो है ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जिसका जीडीपी में शेयर कम होता जा रहा है, यानी रियल और नॉमिनल पदों में देखें तो लगभग 15 से 18% इसका शेयर कम होते हो गया है। एक समय में 50s में इसका शेयर 52 से 56% तक था रियल और नॉमिनल और रियल टर्म्स में। वो घटते घटते 15-18% हो गया, लेकिन उस तरह से एम्प्लॉयमेंट का शेयर घटा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का शेयर कृषि में अभी भी 45% के आसपास, यानी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 15% और एम्प्लॉयमेंट में शेयर 45%, यानी कि बहुत बड़ी संख्या अभी भी कृषि क्षेत्र पर डिपेंडेंट है। इसलिए उसमें जब थोड़ा स्लो डाउन होता है ग्रोथ में तब तक थोड़ा असर पड़ता है। इसीलिए मनरेगा और इस तरह की ऐसी स्कीम है बिल्कुल सर, जो कि एक सिक्लिकल जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट कर सके। ऑल राइट सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे। बहुत अच्छी बातें तो हो गई, सब कुछ दिख रहा है जैसे हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, जीएसटी कलेक्शन भी ठीक है, ऑटो सेल्स के आंकड़े भी ठीक आए हैं, एफआईएस के नंबर देखिए आप, तो
शानदार भरोसा बढ़ रहा है। स्वाभाविक भी है पूरी दुनिया में जहां लोग ढूंढ रहे हैं कि कहां जाएं, क्योंकि दुनिया को ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ के लिए एक केंद्र चाहिए। केंद्र कहीं मिल नहीं रहा है, वो केंद्र इस समय सिर्फ भारत दिख रहा है और सिर्फ एशिया का ही ग्रोथ को ड्राइव नहीं करेगा इंडिया, बल्कि पूरी ग्रोथ दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, पेंशन फंड्स अभी हमारे यहाँ आ रहे हैं, 30,000 करोड़ के आसपास का अनुमान भी जाहिर किया जा रहा है। तो सब कुछ अच्छा है सर, लेकिन कुछ चुनौतियां भी होंगी जहां पर हमको नज़रअंदाज जिन्हें नहीं करना है, उन्हें अगर आप इंगित कर पाएं। देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो एक्सटर्नल सेक्टर की वोलेटिलिटी है। एक्सटर्नल सेक्टर में जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें नेगेटिव ग्रोथ है, उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट की ग्रोथ नेगेटिव हो गई है और उसका असर जो है वो पड़ता है। दूसरी जो अनसर्टेनिटी है वो जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, जो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो काफी वोलेटाइल है, बीच बीच में बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहे हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में और ये दो साल से इनका असर जो पड़ रहा है, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो प्राइस की भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और सप्लाई की भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वो दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था को असर करती है, क्योंकि हमारी निर्भरता है इंपोर्टेड पेट्रोलियम पर। तो ये दो तो हो गए जो बाहर के फैक्टर्स हैं जो कि हम पर असर डाल रहे हैं। और जो अंदर का फैक्टर है वो ये है कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ 2.5 से 3% भी हो जाए तो हम अच्छा मानते हैं। और दूसरा ये है कि एक सिक्लिकल है। तो दो बाहरी चुनौतियां हैं और एक जो है घरेलू चुनौतियां हैं, क्योंकि एक बहुत एम्प्लॉयमेंट इस पर निर्भर है। ये 3 चुनौतियां हैं जिनको किसी तरह से हमें ऐसी पॉलिसी बनाना है कि इनका जो नेगेटिव असर है उसको हम मिनिमम कर सकें। अदरवाइज जो है वो बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो डोमेस्टिक डिमांड के थ्रू ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं और ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबिलिटी का कारण जो है वो वास्तव में ऐसा है कि हमारी बचत जो सेविंग रेट है वो 29% है नॉमिनल टर्म्स में, और इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो 29% है नॉमिनल टर्म्स में। लेकिन आजकल जो प्राइसेस हैं कैपिटल गुड्स की वो बाकी गुड्स की तुलना में कम है, इसलिए वो रियल में जब कन्वर्ट होता है तो 33% हो जाता है। उस 33% में हम लोग ये 6.5% की ग्रोथ निकाल पाएंगे। वही अगर 2% बिंदुओं से और बढ़ जाए तो हम लोग मीडियम टर्म में 7% की ग्रोथ को सस्टेन कर पाएंगे। तो हमारी ग्रोथ का जो राज है वो हमारा सेविंग रेट है और इन्वेस्टमेंट रेट है। एब्सोल्युटली। और 7 का अगर हमने आंकड़ा छू लिया तो हम जो 5 ट्रिलियन कह रहे हैं, अभी हम बैठे हुए हैं 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स पर। अभी 4 ट्रिलियन के हम हो जाएंगे, हालांकि इतनी जल्दी तो नहीं होंगे, चाहे ये जीडीपी आंकड़े इतने तेज़ क्यों ना आ रहे हों, लेकिन इसमें भी फ़िलहाल मेरा ख्याल है 2024 पार हो ही जाएगा और उसके बाद हम फिर तब 5 का तो एक नया सफ़र शुरू करेंगे। लेकिन अगर 7 के आसपास अगर हम ये बरकरार रख पाए तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जो शुरुआत में हमारा प्रश्न था, जो मोमेंटम क्या बरकरार रहेगा, उसका जवाब आप लोगों ने भी हाँ में दिया, हमारे श्रीवास्तव सर ने भी हाँ में दिया, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रहे और भारत जल्द से जल्द इसी तरह से दुनिया के आर्थिक फलक पर छाया रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए डी के श्रीवास्तव सर, थैंक यू सो मच। चीन में ये जो निमोनिया की खबर आई उसने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ाई और यही अब निमोनिया जो है वो यूरोप के कई हिस्सों तक भी पहुंच गया है और कुछ मामले खबर ये आ रही है कि अमेरिका से भी सामने आए हैं। तो क्या वाकई में ये जो चीन का प्रॉब्लम है ये अमेरिका पहुंच गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से चीन के लोग फिर से कोविड काल वाला मंजर देख रहे हैं, लेकिन इस बार दर्द थोड़ा ज्यादा है। वजह है मासूम। किसी भी माँ बाप के लिए उनके बच्चों का दर्द उनकी तकलीफ से ज्यादा होता है और यही हो रहा है इन दिनों चीन में। चीन के लोग इस वक्त रहस्यमयी निमोनिया के वायरस से जूझ रहे हैं जो मासूमों को अपना शिकार बना रहा है। चीन के डॉक्टर्स इस नए वायरस को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस रहस्यमयी बीमारी का पता लगाने और इलाज के लिए रिसर्च शुरू कर दी है, लेकिन अस्पतालों में लगातार बढ़ती बच्चों की संख्या ने सभी को टेंशन में डाल दिया है।
critical. That one is that for the medical service sector, they need to develop so-called graded health admission system. चीन के अलग अलग प्रांतों में हजारों बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिससे उनके माँ बाप बेहद परेशान हैं। साथ ही अस्पताल भी चिंता जता रहे हैं और एक बेहतर हेल्थ सिस्टम विकसित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन चीन के विदेश मंत्री का दावा कुछ अलग ही है। हेल्थ ऑफिसर्स की माने तो ओहायो में फैल रही यह बीमारी ठीक चीन में फैल रही बीमारी की तरह ही है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। डॉक्टर्स इसके पीछे की वजह ढूंढने में लगे हैं, तो वहीं लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। अमेरिका की तरह कई यूरोपीय देश भी इस तरह के संकट से जूझ रहे हैं, खासतौर पर नीदरलैंड्स, जहां बच्चों में निमोनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते नीदरलैंड्स में 5 से 15 साल की उम्र के प्रत्येक 1 लाख बच्चों में से 80 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 साल और उससे कम उम्र के बच्चों में निमोनिया के मामले भी बढ़ रहे हैं, जो प्रति 1 लाख पर 124 से बढ़कर 145 हो गए हैं, जो कि चिंताजनक हैं। चीन में फैली बीमारी जैसे लक्षण यूरोप और अमेरिका में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चीन का पड़ोसी होने के नाते भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को एडवाइजरी भी भेजी गई है। ये रिपोर्ट जी मीडिया। दुबई में पीएम मोदी की एक और मुलाकात काफी अहम रही। COP28 की बैठक के बीच प्रधानमंत्री कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से भी मिले। दोनों नेताओं के बीच काफी देर बातचीत हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दुबई में आज से शुरू हुआ COP28 सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलेगा। एक साथ एक मंच पर दुनिया के 160 देश और मुद्दा सिर्फ एक, जलवायु परिवर्तन, जिससे निपटने के लिए दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ता की 28वीं बैठक चल रही है, जिसका अहम हिस्सा है भारत, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी यहीं रहती है। ऐसे में सम्मेलन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने की और दुनिया को बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के न्योते पर दुबई पहुंचे हैं। पीएम मोदी जब COP28 बैठक में शामिल होने दुबई एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे तो खुद मोहम्मद बिन जायद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दुबई एग्जीबिशन सेंटर के मंच पर एक साथ दुनिया के 160 राष्ट्राध्यक्ष खड़े हुए तो नजारा देखने वाला था, लेकिन सबका ध्यान खींचा पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने। बातचीत के दौरान वो हंसते हुए भी नजर आए। फोटो सेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। COP28 सम्मेलन में शामिल होने से पहले पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, जिसमें सबसे अहम मुलाकात जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II के साथ रही। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। इस दौरान दोनों हंसी मजाक के मूड में नजर आए। पीएम मोदी बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से भी मिले। दुबई में आज से शुरू हुआ COP28 सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान दुनिया भर के शीर्ष नेता और अलग अलग संस्थाएं एक साथ बैठेंगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2028 में भारत में COP33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव भी रखा। गाजा में 7 दिन बाद महाविनाश की आहट फिर दिखने लगी है। युद्ध विराम की शांति के बाद वहां महासंग्राम फिर शुरू हो गया है। गाजा की गलियों में IDF के बारूद तबाही मचा रहे हैं। हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने आखिरी लड़ाई छेड़ दी है और अब साफ किया है कि अब हमास के अंत के बाद ही जंग समाप्त होगी। सात दिनों की शांति के बाद गाजा में इजराइल का ऑपरेशन महाविनाश शुरू हो गया है। गाजा में हमास के कई अड्डों पर IDF ने बमबारी कर धुआं धुआं कर दिया।
इजरायली फोर्स की एयर स्ट्राइक में गाजा के रिहायशी इलाकों में बम गिरे, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। चंद दिनों के सन्नाटे के बाद गाजा का खान यूनिस शहर फिर से दहल उठा। इजरायली हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। इसके बाद लोग मलबों में अपनों को बदहवास इधर उधर तलाशते दिखे। जमीन पर सेना और आसमान से एयरफोर्स तैनात हो गई। यही नहीं, 7 दिनों से इजरायल बॉर्डर पर तैनात आईडीएफ के टैंक गाजा की ओर अटैकिंग मोड में बढ़ने लगे और 7 दिन बाद इजरायल ने पहला हमला गाजा के खान यूनुस में किया, जो हमास के नंबर 2 लीडर याह्या सिनवार का गढ़ है। कुछ दिन पहले ही इजरायल ने उसके खात्मे की बात कही थी और अब सीज फायर के बाद आईडीएफ अपने टारगेट पर जुट गई है, क्योंकि इजरायली सेना के खान यूनुस पर नियंत्रण का सीधा मतलब हमास के किले पर कब्जा हो जाना होगा, जिसकी शुरुआत हमास की एक गलती के बाद इजरायल ने तेज कर दी है। इजरायली सेना ने हमास पर सीज फायर के बीच दक्षिणी इजरायल की ओर रॉकेट दागने का आरोप लगाया। सुपर पावर अमेरिका के सामने नेतन्याहू के इस बयान के कई मायने हैं। सीज फायर की बार बार अपील करने वाले अमेरिका को इजरायल ने हमास के खिलाफ अपनी शपथ समझा दी। ואמרתי לו, אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס. שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת. नेतन्याहू ने 3 बातें दुनिया को साफ कर दी कि अब हमास के खिलाफ इजरायल पीछे हटने वाला नहीं है। हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए वो कड़े कदम उठाएगा। फिर से 7 अक्टूबर ना दोहराई जाए, इसलिए हमास को जड़ से मिटाएगा। यानी हमास इजरायल का युद्ध आगे और विनाशक होने वाला है। इजरायल की थल सेना गाजा पर दोबारा चढ़ाई की तैयारी में जुट गई है। सीज फायर के 7 दिनों में हमास की ओर से 105 बंधकों को छोड़ा गया है और इजरायल ने 240 कैदियों को रिहा किया। रात की इस खबर के बाद अब गाजा में भीषण संग्राम शुरू हो गया है। इजरायल के रुख से साफ है कि अब युद्ध का अंत हमास के अंत के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तरकाशी की टनल में 17 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ चुके 41 श्रमवीर अब बाहर आ गए हैं और इन 17 दिनों तक किस तरह श्रमिकों ने खुद को बचाए रखा, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, इस पर हमने बहुत बात की। मगर आज हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें सुरंग के अंदर से मजदूर खुद अपना हाल बता रहे हैं कि आखिर कैसे उन्हें उनकी जिंदगी दोबारा मिली। जमीन के नीचे जिंदगी की जंग जीतने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो उत्तरकाशी के उन 41 श्रमिकों के पास मौजूद थी और इन्हीं इंतजामों की वजह से श्रमिकों को उनकी जिंदगी दोबारा मिली है। 41 श्रमिकों में से एक के मोबाइल में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। वीडियो उस वक्त का है जब श्रमिक सुरंग में किसी तरह खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहे थे और इस लड़ाई में प्रशासन ने उनका भरपूर साथ दिया। पाइप के सहारे खाने पीने का जो सामान श्रमिकों तक भेजा गया उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और आपात स्थिति के लिए जमा करना भी शुरू कर दिया। सुरंग की काल कोठरी में हिम्मत बांधे रहने के लिए मजदूरों ने एक दूसरे का साथ दिया। ये उन श्रमिकों का हौसला ही था जिसने 17 दिनों तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित रखा। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर जब इनकी बात हुई उस वक्त भी इन्होंने पीएम को खाने पीने के अपने रूटीन की जानकारी दी थी। उस वक्त श्रमिकों ने जो बोला उसका प्रमाण आपके सामने है। मजदूरों के पास हर वो चीज है जो इनकी भूख मिटाने के लिए काफी थी। अब 17 दिनों की लड़ाई के बाद श्रमिकों को निकाल लिया गया है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद सभी श्रमिक देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद सभी अपने अपने घर की ओर बढ़ गए। कोई हिमाचल पहुंचा, कोई बिहार गया तो कोई यूपी। सबके चेहरों में अब घर वापसी की संतुष्टि है। इस बात का सुकून है कि फिर किसी खतरनाक जगह से इनका वास्ता नहीं होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मजदूर जब अपने राज्य गए तो राज्य के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की। सीएम ने सभी को एक खास तोहफा दिया और एक साथ बैठाकर सबसे उनका हाल जाना। अपने मुख्यमंत्री को भी इन मजदूरों ने वही बात बताई जो थोड़ी देर पहले हमने आपको उस वीडियो में दिखाया था। तो ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि जब एक साथ जुटकर कोशिश की जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ऐसा ही हुआ जब पूरा देश मजदूरों के लिए दुआ कर रहा था और रेस्क्यू टीम दिन रात एक कर अभियान में जुटी रही। और 17 दिन बाद 1000 मुश्किलों को पार कर 41 श्रमवीरों को जिंदगी दोबारा मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब बात बाजार की। बाजार ने दिसंबर सीरीज की शानदार शुरुआत की है। 15 सितंबर 2023 के बाद निफ्टी पहली बार लाइफ हाई को छुआ। निफ्टी ने 20,291 का हाई बनाया और ऑटो और आईटी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में हरियाली रही। बेहतर ग्लोबल संकेत और एग्जिट पोल का बाजार पर असर दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 500 अंकों की उछाल के साथ 67,480 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 135 अंक चढ़कर 20,267 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 332 अंक चढ़कर 44,814 पर क्लोज हुआ। निफ्टी के लाइफ हाई में किन शेयरों और सेक्टर्स ने बाजार का साथ दिया और कौन पिछड़ गए, साथ ही एफआईआईज का इसमें कितना योगदान रहा, जानते हैं कुशल से। जी, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 सितंबर के बाद आज एक और कीर्तिमान स्थापित होता हुआ नजर आया। नए लाइफ हाई पर निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं एंड इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स को जाता है, जिसमें सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो निफ्टी से बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। 20% से ज़्यादा के गेन से इस दौरान आपको देखने को मिले और साथ ही दूसरी तरफ गिरावट का रुझान करीबन यूपीएल, विप्रो और एचडीएफसी बैंक में रहा, जहाँ पर 5 से 10% तक की गिरावट रही थी। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी था। इनफैक्ट रियल्टी स्पेस, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स जितने भी थे, साथ ही ऑटो इंडेक्स और एनर्जी इंडेक्स 7% से लेकर रियल्टी स्पेस तो क्लियर कट आउट परफॉर्मर देखने को मिला। 19% तक की शानदार ग्रोथ आपको यहाँ पर इस दौरान देखने को मिली। हालांकि आईटी और मेटल पर नेगेटिव ग्रोथ आई, करीबन 1.5% तक की। मेटल में भी आधे % तक की कटौती थी। बट ऑफकोर्स एफआईआईज की जो खरीदारी हुई है पिछले 5 दिनों में वो काफ़ी काबिल तारीफ है। इस वजह से भी मार्केट को बड़ा सहारा मिलता हुआ दिखा। इनफैक्ट कल के दिन में यानी कि 30 नवंबर करीबन 8,148 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में खरीदारी होती हुई दिखी और इसकी वजह से भी आप देखिए नेट लेवल पर जो आंकड़ा आया नवंबर महीने का वो पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ नजर आया पिछले 3 महीनों की बिकवाली के बाद। और इसी वजह से शायद काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज भी यहाँ पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजारों को लेकर। और मॉर्गन स्टैनली तो सेंसेक्स पर 74,000 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, 74,000 के, और दिसंबर 2024 तक के ये टारगेट्स हैं। और साथ ही सिमिलर अवधि के हिसाब से ही गोल्डमैन सैक्स निफ्टी पर 21,800 रुपए का लक्ष्य भी दे रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं लाइफ हाई से लाइफ हाई तक। अब देखना है कि यहाँ पर अगला जब लाइफ हाई बनेगा तो किस तरह का प्रदर्शन काफ़ी सारे सेक्टर्स से आता हुआ नजर आता है। और बाजार के लिए चुनावी नतीजे अहम हैं और क्यों हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े तो आ चुके हैं लेकिन एग्जैक्ट पोल का अभी भी इंतजार है। 3 दिसंबर को ये नतीजे आएंगे। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि असल में चुनावी नतीजों से बाजार की क्या उम्मीदें होती है, बाजार को कौन सी सरकार पसंद आती है, किस प्रकार बाजार में तेज़ी आती है और किसके टर्म में अभी तक कितनी तेज़ी आई है, ये समझे। इससे पहले ये भी देख लेते हैं कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस को लेकर भी ये 5 राज्य क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो लोकसभा में 545 सीट हैं और जो 5 राज्य हैं इनमें कितनी लोकसभा सीटें ये भी आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में 29 है, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 17 और मिजोरम में केवल 1 सीट है। लेकिन इससे जो है 2024 के सेंटीमेंट का काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाएगा। अब बड़ी बात है कि बाजार को किस प्रकार की सरकार पसंद आती है। तो अगर आप प्रीवियस ट्रेंड स्टडी करके देखेंगे तो एक बात साफ है कि बाजार को पसंद आती है मजबूत सरकार। और गठबंधन वाली सरकार में अगर आप देखें तो रिटर्न बाजार ने अभी तक नहीं बने। जहां पे एक तरफा मेजॉरिटी होती है वहां पर बाजार का कॉन्फिडेंस भी होता है, पॉलिसी स्टेबिलिटी भी होती है, बाजार इसे पसंद करता है और रिटर्न्स भी उस प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो देवे गौड़ा की सरकार थी जो कि 96 से लेकर 97 तक ज़्यादा समय नहीं चल पाई थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि सरकार में काफ़ी सारे रीजनल पार्टीज़ का कंट्रीब्यूशन था, इसके चलते कमज़ोर सरकार थी। 3% की गिरावट इस टर्म में आपको निफ्टी में नजर आई। इसके अलावा इंद्र कुमार गुजराल यहाँ पर अगर आप देखें तो 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मई 1998 यहाँ पर 7% के गेंस देखने को मिले। हालांकि सरकार देखें तो यहाँ पर भी रीजनल पार्टीज़ का काफ़ी हद तक सपोर्ट देखने को मिला था। अब बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की, यहाँ पर भी काफ़ी सारे दलों का समर्थन था, लेकिन क्योंकि शाइनिंग इंडिया की बातें हो रही थी, काफ़ी सारी पॉलिसीज ऐसी थी जो कॉर्पोरेट्स के फेवर में थी, तो इसका इम्पैक्ट है
तकरीबन 40% के गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेकिन अगर आप देखें तो जहाँ पर अच्छी मेजॉरिटी होती है, काफ़ी समय तक सरकार चलती है, 2 टर्म पूरे किए मनमोहन सिंह ने, और इस दौरान दोनों टर्म में अगर आप देखें तो 372% के गेन्स आपको शानदार देखने को मिले हैं। और साथ में अभी भी अगर आप देखें तो जो करंट गवर्नमेंट है, इनका भी टर्म काफ़ी अच्छा रहा है रिटर्न्स के लिहाज से। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है 26 मई 2014 से लेके आज तक अगर आप देखें तो 175% के गेन्स तक यहाँ पर आपको देखने को मिले। यानी बात साफ है, सरकार किसी की भी आए, अच्छी बहुमत से आएगी तो बाजार में रिटर्न्स आएंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दे, 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मिजोरम में चुनाव आयोग ने मतगणना की तारीख बदल दी है। रविवार 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने थे, ये पहले से शेड्यूल्ड था, लेकिन 3 दिसंबर की जगह अब 4 दिसंबर को मिजोरम की मतगणना कराई जाएगी। इसके पीछे का कारण जो समझ में आ रहा है वो है मिजोरम के लोगों का प्रोटेस्ट, और खास तौर से द मिजोरम एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसने लगातार इस बात का विरोध जाहिर किया था कि चुनाव आयोग ने संडे का दिन मुकर्रर किया है मतगणना के लिए, जबकि संडे का दिन लोगों के चर्च जाने और दूसरी जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनका दिन होता है, बड़ा पावन दिन इसे माना जाता है। तो इसीलिए लगातार ये जो एनजीओ है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मिजोरम एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये लगातार चुनाव आयोग से दरख्वास्त कर रही थी। इनफैक्ट एक प्रोटेस्ट भी निकाला गया, प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि इसकी तारीख बदली जाए। और इस तरह से अब इसके पीछे का कारण जो भी चुनाव आयोग ने लिया है, लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तय किया है कि तारीख बदली गई है। अब 3 की जगह 4 दिसंबर को मिजोरम के नतीजे आएंगे। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 याद रखिए, अपनी राय और सुझाव हमें जरूर दें। नमस्कार।